हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और एक बार वापस मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आज हम इसका एक पहला पार्ट बनाएंगे और इस पहले पार्ट के अंदर हम जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन सब डेफिनेशंस को जो है हम एक बार, या कुछ जनरल चीजें हैं जिनसे कि उप सहसंयोजक यौगिक, जिन्हें हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, कैसे बनते हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पे आज इस वीडियो में समझेंगे। और यही हमारा बेसिक हमारे 12th में काम आएगा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है योगात्मक यौगिक। कि योगात्मक यौगिक होते क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है ये योगात्मक। जैसे नाम से मालूम चल रहा है, योगात्मक यानी कि दो या दो से अधिक कोई भी यौगिक जब आपस में जुड़ेंगे और जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा या जो यौगिक प्राप्त होगा उत्पाद रूपी, उसे हम जो है वो योगात्मक यौगिक बोलेंगे। अगर मैं इसे इसी रसायन विज्ञान की परिभाषा में अच्छे से स्पष्ट करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित कर वाष्पित किया जाता है। क्या कह रहा हूं, मेरे ध्यान से सुनना, कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके उन्हें वाष्पित किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप एक स्टोइकियोमीतीय पदार्थों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। एक वर्ड आया है यहाँ पे, स्टोइकियोमीती। स्टोइकियोमीती का मतलब होता है संतुलित पदार्थ। कार्बन एक है तो कार्बन एक, आधा नहीं, है ना। तो स्टोइकियोमीती पदार्थों के हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सीधी सी भाषा में अगर अपन बोले तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो पदार्थों को मैं लूंगा, दो यौगिकों को मैं लूंगा, समान अनुपात में मिलाऊंगा और मिलाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसे वाष्पित करके उसे मैं क्या करूंगा, क्रिस्टल प्राप्त करूंगा। तो मैंने दो यौगिकों को मिलाकर क्रिस्टल प्राप्त करे। तो ऐसे जो यौगिक होंगे क्रिस्टल रूपी, या ऐसे यौगिकों की जो क्रिस्टल होंगे या ऐसे जो यौगिक होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक बोलेंगे। ये तो योगात्मक यौगिक की परिभाषा। उदाहरण KCl, ध्यान से देखिएगा, मैं वापस लिख देता हूं। KCN प्लस AgCN, तो मैं क्या बना सकता हूं, KAgCN होल ट्वाइस। अब इस एग्जाम्पल में आप लोग नोट करिए कि देखिए मैंने दो यौगिक लिए हैं, इन दोनों यौगिकों को मैंने आपस में जोड़ा है, जोड़कर मैंने एक उत्पाद बनाया है पोटेशियम और एक सिल्वर और एक साइनाइड। यानी मैंने तीनों के तीनों जो मुझे इस मिश्रण से मिले हैं, मैंने इन तीनों को, या हम कह सकते हैं दोनों यौगिकों को मिलाकर मैंने एक उत्पाद प्राप्त किया है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, योगात्मक यौगिक। एक और एग्जाम्पल से अपन इसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बोल दिया आपको नॉर्मल सा, पोटाश एलम। पोटाश एलम क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं फिटकरी। जैसे पोटाश एलम, अब बहुत से बच्चों को इसे याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तो पोटाश एलम जो होता है, पोटाश यानी पोटेशियम, तो पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेशियम K2SO4। पोटाश एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ऑल राइस। तीन क्यों किया, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है। तो पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 ऑल राइस डॉट 24H2O। यानी कि इन एग्जाम्पल में आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो पोटाश एलम मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर के 24 मॉलिक्यूल, इन तीनों से मिलकर क्या बना है, पोटाश एलम बना है। तो ये एक तरह का योगात्मक यौगिक हो गया। तो योगात्मक यौगिक और भी बहुत है, मोहर लवण हो गया। अगर मैं कॉपर सल्फेट को अमोनिया से मिलाऊंगा तो देखिए CuNH3 ऑल 4। तो आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में जोड़कर क्या किया है, अलग अलग एक यौगिक प्राप्त किए हैं। तो ऐसे यौगिक जिन्हें हम क्या करते हैं, निश्चित आणविक अनुपात में लेकर वाष्पित करते हैं। वाष्पित करने के बाद हम उसे क्या करते हैं,
नए पदार्थ प्राप्त कर और उनके क्रिस्टल रूपी फॉर्म में उसे प्राप्त करते हैं, या हम दो यौगिकों को जोड़कर एक नए यौगिक प्राप्त करते हैं क्रिस्टल रूप में, ऐसे यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। और जिसकी ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भी बहुत है, मोहर लवण भी होता है जिसे हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। तो योगात्मक यौगिक तो ये हो गए। योगात्मक यौगिक के अलावा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण और एक होता है संकुल यौगिक। द्विक लवण इसे हम इंग्लिश में डबल सॉल्ट भी कहते हैं। अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है? द्विक लवण इसे हम जालक यौगिक भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसका रीजन भी सुन लो कि जो योगात्मक यौगिक का ये प्रकार है, जालक यौगिक या फिर द्विक लवण, ये ठोस अवस्था में तो स्थायी रहता है, यानी आप अगर इसे ठोस अवस्था में रखेंगे तो ये स्थायी रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसे जलीय विलयन में या किसी विलायक में आपने इसको डाल दिया तो क्या होगा? ये घुल जाएगा, यानी कि आयनित हो जाएगा। और अगर अपन अपनी भाषा में बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके आयंस उस विलायक में, उस जलीय विलयन में घुल जाएंगे और अपने गुण प्रदर्शित करेंगे। तो जालक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु जल या अन्य विलायकों में विलय करने पर अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। क्या कहलाते हैं? जालक यौगिक। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जाम्पल, चाहो तो आप इसका भी ले सकते हो, चाहो तो आप कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ मोहर लवण। मोहर लवण का मैंने आपको बताया था फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो होता है, फेरस FeSO4, अमोनियम NH4 ऑल ट्वाइस SO4, फेरस अमोनियम सल्फेट और साथ में आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 6H2O। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग एक चीज नोट करिए कि जैसे ही मैं इसको पानी में मिलाऊंगा, जब हम ट्राइटेशन करते हैं तो फिर आपको जो है वो मोहर लवण का भी सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये उसी का होता है, सॉल्ट का। तो जब मैं इसे पानी में मिलाऊंगा तो पानी में मिलाने पर क्या होगा कि इसकी जो अंदर आयन उपस्थित है, जैसे कि Fe है, SO4 है, NH4+ है, SO4 है, ये सब क्या करेंगे? उस पानी में, उस विलायक में, उस विलयन में घुलकर अपने अपने गुण प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा थी, डबल सॉल्ट जालक यौगिक क्या होते हैं? जो ठोस अवस्था में स्थायी परंतु जलीय विलयन में हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं? अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। इसी की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, यानी जो योगात्मक यौगिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया डबल सॉल्ट, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक इसे हम उपसहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं। अब उपसहसंयोजक यौगिक कहने का मेन रीजन क्या हो गया? इसकी एक डेफिनेशन बनती है जो हम बाद में समझेंगे, लेकिन संकुल यौगिक को हम द्विक लवण की परिभाषा से डिफाइन कर सकते हैं कि संकुल यौगिक में क्या होगा। अब द्विक लवण में क्या होता था जालक यौगिक में कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में स्थायी और जलीय विलयन में अपने आयनों का परीक्षण देता था। लेकिन जो संकुल यौगिक होगा वो ना तो जलीय विलयन में और ना ही ठोस अवस्था में, वो किसी भी प्रकार से आयनों का परीक्षण नहीं करेगा। तब हम ऐसे यौगिकों को क्या कह सकते हैं? संकुल यौगिक। आप इन्हीं एग्जाम्पलों से देख लीजिए कि यहाँ पर ये एक ऐसा इसे हम संकुल यौगिक बोलेंगे। संकुल यौगिक बोलने का कारण क्या हो गया? क्योंकि ये जो संकुल है इसके अंदर जो आयन है, जब मैं इसे पानी में मिलाऊंगा तो ये कॉपर और NH3 में नहीं टूटेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैंने मान लिया KCN प्लस AgCN ऑल ट्वाइस। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो AgCN ऑल थ्राइस। तो यहां पर ये जो यौगिक मिला है, इस यौगिक को भी अगर मैं पानी में मिलाऊंगा तो ये Ag और CN- और Ag के आयनों का परीक्षण यहाँ पर नहीं देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते। जैसे ठोस अवस्था में होते हैं वैसे ही वो द्रव अवस्था में, तो इसे उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। ये तो था मेरा आज का एक छोटा सा लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा उपसहसंयोजक यौगिक की शब्दावली। इस शब्दावली के अंदर आप पढ़ोगे लिगेंड क्या होते हैं, केंद्र तत्व आयन क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं, दाता परमाणु क्या होते हैं। थैंक यू।